नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 4 की तरफ। इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्णिम भारत की प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर हम कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सब हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, इसकी कहानी क्या है, प्राचीन समय पर कैसा था, मध्यकालीन समय पर कैसा था, किन किन स्थितियों से भारत को जो है वो गुजरना पड़ा। साथ ही साथ में आज जिसके ऊपर हमें इतना ज्यादा फक्र हो रहा है भारत, उसके बनने की कहानी क्या है। तो स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके पार्ट नंबर फर्स्ट, महाजनपद काल, यानी भाग नंबर फर्स्ट, महाजनपद काल की तरफ। जब मैं भारत की बनने की बात करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि साहब भारत के इतिहास की जो सबसे पहली शुरुआत हम देखते हैं, प्राचीन काल के समय में जो सबसे पहले की इतिहास की बात हम देखते हैं, वो देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो जाता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में पूर्णतः खत्म हो जाती है, तब हमें देखने को मिलता है, उसके बाद का जो समय देखने को मिलता है वो हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल के नाम से ये वो समय था जब हमें देखने को मिलता है कि समाज धीरे धीरे बन रहा था। समाज के साथ साथ में अब हमें देखने को मिलता है कि जो समाज का स्रोत हमें देखने को मिलता है, जो चार वेद हमें देखने को मिलता है, उन पूर्णतः चार वेदों का निर्माण इसी पूरे के पूरे काल के अंदर हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे अब हमें देखने को मिलता है कि कृषि पद्धति जो थी वो पूर्णतः बदल रही थी, जनसंख्या धीरे धीरे बन रही थी। गंगा का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, उसमें पूरी तरीके से कृषि फल रही फूल रही थी। यानी अब हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे कृषि का विस्तार होगा, वैसे वैसे राजनीति के अंदर भी बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, वैसे वैसे सामाजिक तौर पर भी बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। हमें नगरों का उदय देखने को मिलेगा, हमें राजाओं का उदय देखने को मिलेगा, हमें कुछ कबीले, कुछ समूह जो है वो अपने आप में ताकतवर होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि हम इसके बाद चर्चा करेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो ये महाजनपद काल है क्या और ये जनपद क्या है? देखिए, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्राचीन काल के समय पर 16 ऐसे क्षेत्र या 16 ऐसे नगर जो अपने आप में पूर्णतः बड़े ताकतवर थे, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। जनपद जहां पर जनों के पैर पड़े। ये पूरे के पूरे क्षेत्र अपने आप में एक देश के जैसे थे। अपने आप में कुछ क्षेत्र जो थे वो गणराज्य थे, कुछ क्षेत्र जो थे राजाओं के अधीन थे। कबीलों से शुरुआत होते होते ये पूरे के पूरे नगर अपने आप में इतने ताकतवर हो गए थे कि इसमें आपस में तौर पर कई ऐसे युद्ध होते थे जिससे वे अपने नगर का विस्तार कर सके। चलिए चर्चा करते हैं महाजनपद काल की। भारत जो था वो पूर्णतः कई राज्यों के अंदर बटा हुआ था। हमें देखने को मिलता है जिनके शासक वर्ग जो थे वो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में निरंतर युद्ध करते रहते थे। शक्तिशाली जनपदों ने निर्बल जनपदों के अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। यानी ये जो सारे के सारे जनपद थे, इसमें आपसी तौर पर जो है हमें युद्ध देखने को मिलते थे, जिससे खुद के जनपद का विस्तार पूर्णतः देखने को मिले। और जो ताकतवर जनपद थे उन्होंने कमजोर जनपद को पूर्णतः यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। अब ये जनपद कौन से थे? यहां पर मैं चर्चा करता हूं साहब 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद की, जिनके सामने आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे के सारे जो लाल डॉट्स हैं वो एक एक जनपद को दिखाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। हमें यहां पर देखने को मिलता है सबसे पहले शुरुआत उत्तरी क्षेत्र के अंदर कंबोज, गांधार। ये भारत के आज की भौगोलिक सीमा से अभी मैं कहूंगा साहब पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र के अंदर है, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कुरु। अब कुरु जनपद का आपने नाम सुना होगा जब आप कौरव और पांडव की यानी महाभारत के बारे में बात करते हो, तो कुरु जनपद। एक और जनपद देखने को मिलता है साहब मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो आज हमें राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान का जो अलवर जयपुर वाला इलाका है, बैराठ वाला जो क्षेत्र है, जिसे विराटनगर के नाम से उसकी राजधानी थी, वो ये वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हमें शूरसेन देखने को मिलता है, पांचाल देखने को मिलता है, मल्ल देखने को मिलता है, कौशल देखने को मिलता है, काशी देखने को मिलता है, वत्स देखने को मिलता है, अवंती देखने को मिलता है, अस्माक देखने को मिलता है, मगध देखने को मिलता है, अंग देखने को मिलता है और वज्जी देखने को मिलता है। यानी ये पूरे के पूरे क्षेत्र जो थे वो हमने कंबोज से लेकर और अस्मक और साथ साथ में मगध, अंग, वज्जी, इस प्रकार के हमने 16 ऐसे क्षेत्र देखे जो महाजनपद के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से जो सबसे मुख्य महाजनपद था वो अपने आप में मगध महाजनपद था। और हमें देखने को मिलता है कि मगध के राजा अपने आप में आने वाले समय में इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि इन सभी जनपदों के ऊपर एकाधिकार कर लेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की। किसकी भैया? मगध साम्राज्य की। यानी हम इस तरीके से पूरी तरीके से समझ गए कि ये नगर जो थे वो धीरे धीरे अपने आप में ताकतवर होते जा रहे थे। इनमें से कुछ नगर जो थे इतने ज्यादा ताकतवर हो रहे थे जिन्होंने अलग जो और अन्य जनपद थे उनके ऊपर पूरी तरीके से अपनी सत्ता को काबिज कर लिया था, अपनी शक्ति को पूर्णतः आधिपत्य जो है उनके ऊपर जमा दिया था। चलिए तो शुरू करते हैं महाजनपदों की एक परिभाषा से। जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत और शक्ति संपन्न थे, उन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। और हमें देखने को मिलता है कि अगर प्राचीन भारत के संदर्भ में बात करें तो 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं।
पर इन महाजनपद के स्रोत क्या है, यानी ये जो महाजनपद थे इनका जो अस्तित्व था उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे साहब बौद्ध ग्रंथ। कौन से? बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय तथा जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। ये 16 महाजनपद में से केवल 4 जनपद जो कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती के अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तथा शेष के अंदर सभी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। इसके अंदर हमें अलग अलग जो है वो वक्तव्य देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब दो ऐसे क्षेत्र थे, वज्जी और मल ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हमें गणराज्य व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ ऐसी हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसके अंदर कहा जाता है कि ये जो 4 क्षेत्र थे ये तो राजतंत्रात्मक थे, बाकी के जो बचे हुए 12 महाजनपद थे उनके अंदर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी इस पॉइंट पे तो हम पूरी तरीके से क्लियर है कि सब समूह जो है वो पूर्णतः शासन किया करता था और उन शासन में से जो सबसे ताकतवर व्यक्ति था वो आने वाले समय पर राजा बन गया था। तो इन 16 महाजनपद का स्रोत हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों के अंदर मिलता है। पर इन 16 महाजनपदों की कहानी क्या है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले महाजनपद जिसका नाम है अंग। अंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के अंदर अवस्थित है। महाजनपद की जो राजधानी थी उसको कहा जाता था चंपानगरी। यानी आज के तौर पर अगर मैं कहूं तो बिहार का दो प्रमुख जिले, एक तो भागलपुर और साथ साथ में मुंगेर जो जिले हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उन उन भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर उस समय पर प्राचीन भारत में अंग नाम का एक बड़ा महाजनपद जो था वो था। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अंग के मगध राज्य के अंदर पूर्णतः मिला लिया था। अगर हमें देखने को मिलता है मगध, मगध का जो प्रमुख क्षेत्र देखा जाए तो पाटलिपुत्र, आज का प्रेजेंट डे देखा जाए वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो पटना वाला क्षेत्र हो गया। तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि अंग जो था वो मगध क्षेत्र के पास वाला क्षेत्र था और मगध का जो सबसे ताकतवर राजा था जिसका नाम था बिंबिसार। ये जो बिंबिसार था ये हर्यंक वंश का था और हमें देखने को मिलता है मगध साम्राज्य की शुरुआत अगर हम देखें या सबसे ताकतवर हम देखें तो ये हर्यंक वंश का जो राजा था बिंबिसार, जिसने अपने पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर अंग को पूर्णतः यहां पर मिला लिया था। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है मगध, जो इन सारे के सारे 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर और इन सभी आने वाले समय में, मतलब प्राचीन काल के संदर्भ में कह रहा हूं, आने वाले समय में मगध इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, अपने राजाओं के बूते हम इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि वो सभी जनपदों को अपने साथ पूर्णतः मिला लेगा और मगध साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है उसमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली महाजनपद हमें देखने को मिलता है मगध। इस महाजनपद के अंदर वर्तमान बिहार राज्य के पटना और गया वाला जो क्षेत्र था वो पूर्णतः सम्मिलित था। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसकी जो राजधानी थी शुरुआत में राजगीर थी, फिर हमें उडायन के टाइम पर, उडायन राजा था मगध साम्राज्य का, उसके समय पर इस राजधानी एक परिवर्तन देखने को मिलता है और फिर वो पाटलिपुत्र हो जाती है। यानी कि मगध की जो प्राचीन राजधानी थी उसे राजगृह या फिर गिरिव्रज नाम से जाना जाता था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान के अंदर पटना कुसुमपुर के अंदर पूर्णतः स्थापित है वो हो गई। हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार अजातशत्रु ने इसकी वृद्धि के लिए पूर्णतः हमें अनेक प्रयास देखने को मिले। बिंबिसार के समय पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसी काफी सारी मैत्रीय संधियां होती है जिनसे मगध साम्राज्य था वो अपने आप में पूर्णतः ताकतवर हो जाता है। अजातशत्रु जो कि उसका बेटा था, उसके समय पर हमें देखने को मिलता है कि आसपास के क्षेत्र को पूर्णतः जीता जाता है, युद्ध जो है वो लड़े जाते हैं जिससे मगध साम्राज्य और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश के अधीन भी इस राज्य की शक्ति और सीमा जो है वो विस्तार हुआ। शीघ्र ही मगध जो था उत्तरी भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र के रूप में पूर्णतः उभर कर आया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शिशुनाग वंश हो या फिर नंद वंश हो, उन्होंने भी पूर्णतः विस्तार हुआ, पर इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें आने वाले समय में हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य के ऊपर हमें मौर्य वंश का शासन देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या फिर अशोक हो, जिन्होंने मगध साम्राज्य के ऊपर चार चांद लगा दिए। पूर्णतः उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र हो, लेकिन उत्तर भारत के साथ साथ में पश्चिमोत्तर भारत हो या पूर्वी भारत हो, उसको भी पूर्णतः एक राजनीतिक इकाई के तौर पर लाने वाला मगध साम्राज्य जो था और मौर्य वंश पूर्णतः उसके पीछे था। चलिए, तीसरा, मगध साम्राज्य के बाद तीसरी हमें जनपद देखने को मिलती है काशी। वर्तमान के अंदर वाराणसी उत्तर प्रदेश तथा उसके सीमावर्ती इलाके की बात करें तो प्राचीन काल के अंदर काशी के नाम से जाने जाते थे। उत्तर के अंदर वरुणा और दक्षिण के अंदर 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी बनारस इस महाजनपद की राजधानी थी। यह समृद्धशाली थी और साधन संपन्न थी। यह समृद्धशाली थी और पूर्णतः साधन संपन्न थी। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा जो था उसका नाम था ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किंतु अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस जो था उसने काशी को जीतकर अपने राज्य के अंदर मिला लिया। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर इसे मगध का हिस्सा पूर्णतः बना लिया। काशी पहले राजनीतिक हमें देखने को मिलता है एक अलग इकाई थी, बाद में अजातशत्रु ने इसको जीतकर मगध साम्राज्य के अंदर पूर्णतः मिला लिया। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वत्स। वत्स की क्या कहानी है? यह राज्य जो है वो यमुना नदी के किनारे फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशंबी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश थी।
वत्सों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो था उदयन। अवंती के राजा चंड प्रगोत को वत्सराज उदयन को पूर्णतः यहाँ पर पराजित किया, पूर्णतः यहाँ पर पराजित। तो आप एक चीज नोटिस करो कि इन महाजनपदों के बीच में अपने आप में युद्ध हो रहे हैं और सिर्फ युद्ध का कारण यह है खुद के साम्राज्य का पूर्णतः विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान ये अवध फैजाबाद जिला, अवध जिला, अयोध्या वाला इलाका, रामायण कालीन कौशल की राजधानी जो थी वो हमें अयोध्या देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बात देखने को मिलती है कि अगर हम बुद्ध काल के समय की बात करें तो बुद्ध काल में कौशल राज्य को जो था उसको सरयू नदी दो भागों के अंदर बांट देती, एक उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। सरयू नदी जो है वो प्रमुख नदी है इस पूरे के पूरे क्षेत्र की। उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी वो साकेत अयोध्या थी तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय पर कौशल का राजा जो था उसका नाम था प्रसेनजीत। बुद्ध के समय पर कौशल का राजा जो था प्रसेनजीत। और ऐसे कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपना बेटा, और उसका बेटा जो था वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर कहूंगा या फिजिशियन था, राजवैद्य था उसका, तो उसने प्रसेनजीत को जो है ठीक करने के लिए उस समय पर भेजा था। तो यानी आप ये देख सकते हो कि जितनी महाजनपद है उसमें आपस में संपर्क जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शूरसेन। शूरसेन कौन सा वाला इलाका? आधुनिक तौर पर जो ब्रज वाला इलाका है। अब ब्रज का इलाका है तो मथुरा का नाम याद रखेंगे तो राजधानी इसकी मथुरा हो जाएगी। वर्तमान ब्रज में क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। मथुरा नगर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। महाभारत और पुराणों में इस नगर का हमें वर्णन मिलता है। यहाँ पर यदु वंश का शासन था। पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध का समकालीन शूरसेन का राजा जो था उसका नाम था अवंतीपुत्र। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पांचाल। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में पांचालों का राज्य स्थित था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, एक था साहब उत्तर पांचाल और दूसरा था दक्षिण पांचाल। अब आपने पांचाल क्षेत्र का भी नाम सुना होगा, आपने पांचाली का नाम सुना है, कौन सा? द्रौपदी। तो द्रौपदी जो थी वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। आपने महाभारत के अंदर भी उल्लेख देखने को मिला। उत्तर पांचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्र, जो कि वर्तमान में बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य, जो कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वर्तमान क्षेत्र के अंदर। महाभारत में इस राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। द्रौपदी जो थी वो इसी राज्य की कन्या थी, इसी वजह से उनको नाम से जाना जाता है पांचाली। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं महाभारत के साथ ही जुड़ते जुड़ते कुरु के बारे में। अब कुरु, आपने अगर जनपद की बात सुनूं तो आपने महाभारत अगर पढ़ी है तो कुरु के बारे में आपको पता चलता ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रमुख महाजनपद था। और कुरु के अंदर ही तो हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा विवाद, या मैं कहूंगा साहब जमीनी विवाद, लैंड डिस्प्यूट, जिसे हम कहते हैं महाभारत के नाम से। तो सोचो भैया, महाभारत जो है वो अपने आप में कितना बृहद ग्रंथ है, जो हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पूर्णतः बताता है। और भगवत गीता तो हमारे को पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करती है कि जीवन जीना कैसे है। बड़ा इंपॉर्टेंट धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। अब कुरु वंश की अगर मैं महाजनपद की यहाँ पर बात करूं तो प्रेजेंट डे इसकी तौर पर आप देखोगे कौन सा वाला इलाका, तो आगरा के आसपास वाला इलाका। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो हस्तिनापुर थी, बड़ा इंपॉर्टेंट नगर था, उसके बारे में काफी सारे पुरावेत्ता हैं, जैसे बीबी लाल, उन्होंने वहां पर 1955 के दौर में हस्तिनापुर नाम का एक उनको गांव देखने को मिलता है आगरा के पास में। तो उनको लगता है कि हो सकता है शायद ये जो कुरु समय का, कुरु महाजनपद का जो हस्तिनापुर नगर था, शायद वो हो सकता है। तो इतिहास के अंदर हमें एक ये पॉइंट भी देखने को मिलता है। कुरु महाजनपद जो था वो दिल्ली मेरठ के क्षेत्र के अंदर विस्तृत था। कुरुओं की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। और महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर भी इसी राज्य के अंदर पूर्णतः स्थित था। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर के अंदर यहाँ पर गणतंत्रात्मक जो है वो पूर्णतः स्थापना हो गई थी। कालांतर के अंदर यहाँ पर गणतंत्रात्मक स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मत्स्य। अब मत्स्य की अगर प्रेजेंट डे की बात करो आप, तो ये जो जयपुर अलवर वाला इलाका है, यानी राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, वो आपको प्रेजेंट डे वर्तमान क्षेत्र में मगध जनपद के नाम से उन दिनों पर जाना जाता था। साथ साथ में इसका जो पूरा का पूरा ये मगध बोल दिया मैंने, मत्स्य जनपद की अगर मैं बात करूं तो मत्स्य जनपद, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मत्स्य जनपद की। तो मत्स्य जनपद अगर वर्तमान क्षेत्र की अगर आप मुझसे पूछें तो जयपुर, साथ साथ में अलवर, यानी राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, वो पूर्णतः मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। और मत्स्य जो था वो अपने आप में हमें देखने को मिलता है कि आने वाले समय में बौद्ध जो एक बहुत बड़ा धर्म बढ़ता जा रहा था, उसका भी एक प्रमुख केंद्र मिलता है विराटनगर, या बैराट जिसे हम जाने। यह वर्तमान राजस्थान के अंदर जयपुर, अलवर एवं भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। पांडवों ने भी अपना वनवास, या मैं कहूंगा साहब अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था, वो पूर्णतः यहीं पर ही बिताया था। पांडवों ने भी अपने वनवास, या फिर मैं कहूंगा जो
उनको सजा दी गई थी, उसका जो आखिरी समय है वो पूर्णतः यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर बिताया जाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेंगे छेडी। आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र छेडी राज्य की सीमा में बौद्ध होता है। इसकी राजधानी जो थी वो शक्तमती थी। महाभारत काल के अंदर यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका वध जो है वो श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है, जिसका हमें जो है श्री कृष्ण द्वारा वध किया जाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है अवंती। अब अवंती की अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिम भारत के अंदर मालवा और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित प्रमुख राज्य अवंती था। यानी आप मालवा वाला अगर जो क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, पठार वाले क्षेत्र की बात करता हूं, उस समय पर जो वहां जो राज्य था वो था अवंती। राज्य जो था वो दो भागों के अंदर विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी यानी प्रेजेंट डे उज्जैन, तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। अब माहिष्मती की आपने बाहुबली मूवी के अंदर इसका नाम सुना होगा, माहिष्मती। हालांकि उससे ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, बट फिर भी महात्मा बुद्ध के समय पर यहाँ का राजा जो था उसका नाम था चंड प्रक्यो। अवंती, अवंती के बाद हम चर्चा करेंगे साहब गांधार की। अब गांधार अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक तो ये उस समय का जो सीमावर्ती इलाका है वो रहा होगा, साथ साथ में शैक्षणिक दृष्टि से अगर देखा जाए और अगर मैं कला की दृष्टि से देखूं तो गांधार अपने आप में बड़ा प्रमुख महाजनपद था। पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी इलाके के क्षेत्र के अंदर गांधार महाजनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी जो थी उसका नाम था तक्षशिला, जो अपने समय के अंदर विद्या और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र थी। यहाँ एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था जिसका नाम था पुष्कर सरित, का नाम था पुष्कर सरित। हमें देखने को मिलता है गांधार के साथ साथ में कंबोज, ये गांधार का निकटवर्ती प्रदेश था। इसकी जो राजधानी थी वो हटक या फिर राजपुर के नाम से जानी जाती थी। आरंभ के अंदर कंबोज जो थी वो एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी, परंतु बाद में यहाँ पर आपको एक गणतंत्रीय शासन जो है वो स्थापित होते हुए देखने को मिला था। नेक्स्ट महाजनपद है साहब अश्मक। अपने दक्षिण के अंदर, दक्षिण मतलब जो महाजनपद का मैप देखा था उसके साउथ के अंदर देखी थी, ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अब गोदावरी जो थी वो दक्षिण इस वजह से साहब इसको जो है वो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। महाजनपद के अंदर अश्मक ही दक्षिण भारत के अंदर था। यानी अगर महाजनपद काल की बात करूं तो जो दक्षिण के अंदर प्रमुख महाजनपद था वो था साहब आपका अश्मक। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वज्जी। अब वज्जी की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर भी इसका बहुत अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध जो थे वो पूर्णतः इससे जुड़े हुए थे। 16 महाजनपद के अंदर जिन जनतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वज्जी है। यह मगध के उत्तर के अंदर पूर्णतः स्थित थी। यह 8 गणराज्यों का एक समूह था जिसके अंदर वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञातक जो है वो पूर्णतः विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, जिसकी राजधानी क्रमशः, अब लिच्छवी की अगर मैं बात करूं तो सब लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली, मिथिला की राजधानी थी मिथिला और कुंडग्राम की राजधानी थी कुंडग्राम। यानी ये ऐसे क्षेत्र थे जो हमें बौद्धकालीन तौर पर देखा जाए तो बड़े प्रमुख थे, और गौतम बुद्ध जो थे वो भी पूर्णतः इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। मगध सम्राट अजात शत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया और इसे मगध साम्राज्य का पूर्णतः अंग बना लिया, मगध साम्राज्य का पूर्णतः अंग बना दिया। अब लास्ट हमारा महाजनपद है मल्ल। मल्ल के अगर बारे में बात करूं तो वज्जी के अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण गणतंत्रात्मक राज्य था वो था मल्ल। महाजनपद जो था वो गोरखपुर के निकटवर्ती प्रदेश के अंदर स्थित था। मल्ल राज्य जो था वो भी 2 भागों के अंदर विभक्त था और इन दोनों राज्यों की राजधानी जो थी वो क्रमश थी कुशीनगर या फिर साथ साथ में पावा। अब साहब हमने चर्चा कर ली हमारे 16 महाजनपदों के वाले क्षेत्रों की। अब यहाँ पर 16 महाजनपद वाले क्षेत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताता चलता हूँ, एक दो आपके लिए जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो महाजनपद है अपने आप में सिर्फ और सिर्फ कुछ नगर ही नहीं, उस समय के पूरे काल के बारे में बता रहे हैं। चाहे सामाजिक स्थिति बता रहे हो, चाहे राजनीतिक स्थिति बता रहे हो, चाहे हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक स्थिति बता रहे हो। इन महाजनपदों के अगर क्षेत्र की मैं बात करूं तो टोटल हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इन 16 में से 2 बातें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो इन 16 में से 14 महाजनपद जो है वो तो हमें महाभारत भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बचे हुए जो 2 हैं वो हमें आज की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं तो वो हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और वो कौन से हो गए साहब? गांधार, गांधार और साथ साथ में कंबोज। डन, ठीक है। और मैं 16 के अलावा और अगर वितरण करूं तो 2 चीजें हमें और देखने को मिलती है। एक बात तो ये, इन 16 की 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद जो थे उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जो है वो किसी समय पर राजतंत्रात्मक थे फिर गणतंत्रात्मक हो गए, लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था का बड़े स्तर पर
तंत्रात्मक व्यवस्था का बड़े स्तर पर हमें एक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये कौन से थे? तो हमें वाजी और मल, लास्ट वाले अपन ने जो देखे, तो अपने को याद रखना है वाजी और मल। ये दो बातें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलती है। तो महाजनपद साहब ऐसे क्षेत्र जो कि अपने आप में धीरे धीरे ताकतवर होते गए। समय इतना तगड़ा बढ़ता गया जब इन महाजनपदों में से जो सबसे ताकतवर महाजनपद था वो बन जाता है मगध। और मगध जो था फिर इन 16 के 16 महाजनपद को पूर्णतः कमजोर कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। और मगध साम्राज्य जो था वो पूर्णतः यहाँ पर बन चुका था। अब महाजनपद की पूरी बात करने के बाद अब अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि साहब ऐसे कौन से क्षेत्र थे, ऐसे कौन से जनपद थे जिनका राजस्थान से रिश्ता था, या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन से जनपद थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में बात करूंगा तो राजस्थान में हमें 4 जनपद देखने को मिलते हैं। 4 जनपद जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जनपद है? देखो, एक पहला वाला इलाका है जो आपके प्रेजेंट डे बीकानेर के अंदर है, और जनपद काल के अंदर इस क्षेत्र को कहा जाता था साहब जांगल क्षेत्र। एक बात यहाँ पर और देखने को मिलती है साहब के जो बीकानेर के महाराजा हैं वो अपने आप में जांगलधर बादशाह की उपाधि जो है वो पूर्णतः लेते हैं। तो ये तो पूरा पूरा जांगल क्षेत्र जो कि बीकानेर बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, जोधपुर का कुछ इलाका हो गया, वो आपके जांगल क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। एक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है साहब ये, जो कि कहलाएगा साहब मत्स्य। आज के प्रेजेंट डे के बारे में बात करूं तो साहब जयपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, इस पूरी की पूरे क्षेत्र को हम मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसका राजा था विराट और उसकी राजधानी थी विराटनगर। ये बैराट सभ्यता वाला पूर्णतः क्षेत्र है। सिर्फ महाजनपद काल के दौरान ही नहीं, मैं अगर मैं बौद्ध समय पर बात करूं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारी हमें देखने को मिलती है। चाहे वहां पर एक गोल स्तूप हो, या फिर अगर मैं बात करूं साहब भाबरू अभिलेख, वो पूर्णतः इसी से ही जुड़े हुए थे। और कौन सा क्षेत्र? तो एक और क्षेत्र ऐसा ब्रिज वाला, ब्रज वाला क्षेत्र। और ये जो ब्रज वाला क्षेत्र कहा जाता था इसे हम शूरसेन के नाम से जानते थे, शूरसेन। फिर इसके अलावा में दक्षिण राजस्थान के अंदर शिवी महाजनपद के बारे में पता चलता है, जो कि उस समय की बड़ी प्रमुख जनपद में से एक थी। तो अपन ये कह सकते हैं साहब राजस्थान के अंदर 4 जो थे वो जनपद थे, मत्स्य हो गया, जांगल हो गया, शूरसेन हो गया, और साथ साथ में आपका शिवी जनपद हो गया। तो एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साहब जांगल प्रदेश की। तो जांगल प्रदेश की अगर बात करूं, जांगल महाजनपद की बात, जांगल जनपद की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है 2 पार्ट, एक कुरु जांगल और दूसरा हमें देखने को मिलता है मध्र जांगल, जिसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे नागौर के अंदर है। इसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुत्र। क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सब जांगल देश की सीमा के अंदर हमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर तथा जोधपुर जिलों तक, जोधपुर की जो जिला था उस तक जो है हमें इसकी सीमा पूर्णतः देखने को मिलती है। जांगल के बाद आ जाता है साहब आपका मत्स्य। मत्स्य की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? आधुनिक तौर पर जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर फैला हुआ। महाभारत काल के अंदर मत्स्य जनपद जो थी वो पूर्णतः विराट नामक एक राजा का शासन था, और विराट नगर जो थी इसकी राजधानी थी, जो कि बैराट। साहब बैराट की सभ्यता के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख देखने को मिलता है इसी बैराट सभ्यता। तो राजस्थान की अगर सभ्यताओं की बात करता हूं तो साहब बैराट सभ्यता अपने आप में प्रमुख है, जो कि बौद्ध काल में भी इंपॉर्टेंट थी, जनपद काल के दौरान भी बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती। तीसरा हमें देखने को मिलता है शूरसेन। शूरसेन कौन सा है साहब? आधुनिक तौर पर ब्रज वाला इलाका। अब राजस्थान के अंदर ब्रज वाला इलाका कौन सा हो गया? तो आपका भरतपुर वाला क्षेत्र हो गया। आधुनिक ब्रज के अंदर यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस राज्य को शूरसेनाई तथा राजधानी को मेथोरा के नाम से कहा जाता है। यानी आप एक बात भी देख सकते हो, सब यूनानी लेखकों ने भी इसका पूर्णतः यहाँ पर वर्णन किया। नेक्स्ट है साहब शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। राजा सुशिन तथा अन्य जातियों द्वारा इसके हमें देखने को मिलता है 10 राजाओं के एक युद्ध के अंदर पराजित किया, और शिवी जनपद भी अपने आप में पूर्णतः बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो बात हो गई साहब आपकी राजस्थान की 4 जनपदों की बात। तो हमने साहब महाजनपद काल देख लिया, कौन कौन से उनके महाजनपद थे उनके बारे में चर्चा कर दी, 16 के 16 के बारे में चर्चा की, राजस्थान के जो जनपद थे उनके बारे में चर्चा करी। तो आज की क्लास यही थी कि आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।